बॉस सूहू को राहत मिली। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का कोमल हाथ थामा, दहलीज पार की और अकादमी में प्रवेश किया। लियू गुआनशी एक अच्छे व्यक्ति हैं जो गुप्त रूप से मजिस्ट्रेट के अर्थ का अनुमान लगाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस व्यक्ति की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते जिसे काउंटी मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से समझाया था। पिता और बेटी सूहू उस विंग रूम में आए जहां मास्टर क्लास के बीच में आराम कर रहे थे और उन्होंने आने की इच्छा जताई। गुआनशी लियू की चतुर छोटी आंखें तुरंत चमक उठीं। भाई सू ने वास्तव में अच्छे बच्चों की जोड़ी का पालन पोषण किया है। जिकिन और जिक्सुआन दोनों बहुत अच्छे हैं और वे हमारी झोपड़ी वाली अकादमी का गौरव हैं। सू किंगलुओ ने गुप्त रूप से शिकायत की। अपने कद पर गर्व है, अपनी बहन को अस्वीकार करने के लिए आप पर गर्व है, क्योंकि आपके पास कोई शक्ति और ताकत नहीं है, इसलिए आपको उपहार नहीं दिया गया। प्रबंधक की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। दोनों बच्चों की शैक्षणिक सफलता का श्रेय उनके गुरुओं को जाता है जिन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी। सूहू ने हाल के वर्षों में कई व्यापारियों के साथ काम किया है और बहुत सारे विनम्र शब्द भी सीखे हैं, इसलिए अब ये कहना बहुत उपयुक्त है। सू किंगलुओ की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन अपने पिता की प्रशंसा की। जैसा कि कहा गया है, बहुत सुंदर। हाँ, भाई सू की प्रशंसा, ये बच्चे ही हैं जो होनहार हैं और अकादमी का सम्मान बच्चों द्वारा किया जाता है। गुआनशी लियू ने और भी प्रसन्नता से सुना। उसकी चतुर छोटी आंखें मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं। सू किंगलुओ ने पूरे दिल से सहमति जताई, वह सच कह रहा था। यदि सू जिक्सुआन प्रांतीय परीक्षा में शीर्ष स्थान पर नहीं आता तो उसकी झोपड़ी वाली अकादमी आज इतनी सुंदर कैसे हो सकती थी और उसे इतना पैसा कैसे मिल सकता था। माफ करना गुआनशी लियू, वह गुरु कौन है जो छोटी लड़की को पढ़ाता है? कुछ औपचारिक शब्दों के बाद सूहू ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया और वह घमंडी खलनायक से निपटना नहीं चाहता था। जिक्सुआन के ज्ञानोदय मास्टर वू। लियू गुआनशी अभी भी बहुत गर्वित था और उसने मास्टर वू के बीच अंतर दिखाने के लिए जानबूझकर जिक्सुआन शब्द पर प्रकाश डाला। मेरे भाई की प्रबुद्ध पत्नी अब बहुत मूल्यवान हो गई है। यहाँ प्रसिद्धि के कारण आने वाले धनी परिवारों के अधिकांश बच्चे उनके पास आते थे। ऐसा लगता था कि ज्ञानोदय वर्ग में एकत्रित छात्र असाधारण थे। सू किंग ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराया और बिना किसी शर्मिंदगी के सूहू के बगल में शालीनता से खड़ा रहा। भाई सू, क्या यह आपकी छोटी लड़की है? गुआनशी लियू की चतुर छोटी आंखों ने सू किंगलुओ के होठों के कोने पर झिलमिलाती चिढ़ाने वाली झलक पकड़ ली और अवचेतन रूप से उसने अपना सिर घुमाकर उसे ध्यान से देखा। ये देखकर कि छोटी लड़की की त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है, उसके लक्षण सुंदर हैं, उसका शरीर लंबा और सीधा है जो किसान बच्चों से भिन्न चालाकी और बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गई। मैं यकीन नहीं कर सकता कि सूहू जैसा काला और असभ्य किसान इतनी उत्कृष्ट बेटी को जन्म दे सकता है। अरे हाँ, ये सिस्टर यू है जो जिक्सुआन और जिकिन की छोटी बहन है। प्यारी सी बेटी का जिक्र करते हुए सूहू शर्मा गया और गर्व से अपनी पीठ सीधी कर ली। आपके लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पिता काले हैं या नहीं? अश्लीलता का क्या मामला है? यह आपके भरे पेट से कहीं बेहतर है। सू किंगलुओ ने अचानक अपनी पलकें उठाईं और गुआनशी लियू पर एक तिरछी नज़र डाली। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। गुआनशी लियू को अचानक अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी से अपनी नाक को छुआ, अपने अजीब विचारों को रोका, अपना चेहरा चाटा और मुस्कुराया। भाई सू की सबसे छोटी बेटी भी बहुत होशियार और बुद्धिमान है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल की प्रांतीय परीक्षा में वह अपने भाई और बहन की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और अकादमी के लिए गौरव हासिल करेगी। गुआनशी लियू के शुभ शब्दों के साथ सू छोटी लड़की को ज्ञानोदय कक्षा में ले जाएगी और प्रबंधक को परेशान नहीं करेगी। सूहू ने उसके साथ काफी देर तक बातचीत की। थोड़ा ऊब महसूस करते हुए उसने जाने का नाटक किया। भाई सू, एक क्षण रुको। मास्टर वो पहले ही अकादमी में आ चुके हैं। मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा और उनसे आपकी छोटी लड़की को कक्षा में ले जाने के लिए कहूंगा। गुआनशी लियू ने भी सूहू की नापसंदगी को देखा, इसलिए उसने कांपना बंद कर दिया और पर्दे के माध्यम से पीछे के कमरे में गया और एक मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक को बुलाया जो लगभग 40 वर्ष का था, लंबा नहीं था और उसका चेहरा पीला था। मास्टर वू का चेहरा गंभीर था। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उन्होंने सू किंगलुओ की ओर देखा और फिर आगे बढ़ गए। बहन यू, जल्दी से आगे आओ। सूहू ने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को बताया। पिताजी, मैं कक्षा में जा रहा हूँ, आप घर जाइए, मेरा इंतजार मत कीजिए, मैं दोपहर को अकेले ही वापस चला जाऊंगा। सू किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और तेजी से मास्टर वू की चाल का अनुसरण किया। अच्छा। सूहू ने पीछे से अनिच्छा से ये सब देखा और काफी देर बाद अकादमी से बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। थैच्ड हाउस एकेडमी के सभी प्रोफेसर युवा बच्चे हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, और वे सभी एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। जब तक सूहू और उनकी बेटी ने गुआनशी लियू के साथ अभिवादन किया, तब तक प्राथमिक कक्षा के आधे से अधिक छात्र आ चुके थे और वे अपनी डेस्क पर बैठ गए तथा कक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे।
मास्टर वू ने सुकिंगलुओ को दरवाजे के अंदर ले जाकर तुरंत उत्सुक नजरों से देखा। जो छात्र पहले ही आ चुके थे वे सभी नए चेहरों को ध्यान से देख रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़की के पास चौथी सीट है, तुम वहां बैठो। मास्टर वू का इरादा नए छात्रों का परिचय कराना नहीं था, बल्कि उन्होंने उस सीट की ओर इशारा किया जहां पढ़ाई छोड़ चुका छात्र बैठा था और सुकिंगलुओ को अकेले वहां जाने के लिए कहा। ये देखकर कि सभी छात्र नहीं आए हैं, वह पलटकर कक्षा से बाहर चला गया। सुकिंगलुओ ने बिना किसी संयम के उदासीनता से मुस्कुराया, सीट पर चली गई और शांति से बैठ गई, अपने कंधों पर लटका हुआ छोटा स्कूल बैग उतारा और पाठ्यपुस्तकें, कलम, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर निकाले। पाठ्यपुस्तक का उपयोग सू जिक्सुआन द्वारा किया गया था और इस पर बहुत सारे एनोटेशन अंकित थे और लेखन बहुत मानकीकृत और एक नज़र में स्पष्ट था। सुकिंगलुओ ने चुपके से अपने भाई को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। मुझे याद आया कि छोटे किंगफिशर ने एक बार कहा था कि मेरा भाई स्कूल के काम में बहुत अच्छा था और बचपन से ही उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और उसके गुरु ने कई बार उसकी प्रशंसा की थी। तुरंत ही मुझ में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो गई और मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना चाहता था तथा अपनी तुलना अपने भाई से करने लगा। अरे, यह मेरे मालिक की सीट है, उठो और रास्ते से हट जाओ। वह गंभीरता से पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर एक कठोर आवाज़ सुनाई दी। अरे, स्कूल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और स्कूल में एक बदमाश आ गया है। उसने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराई, अपनी आंखें उठाईं और यंग मास्टर की ओर देखा। लगभग 7 या 8 साल का एक लड़का, ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए, गोरा रंग और काफ़ी सामान्य चेहरे की विशेषताएं, उसकी बाईं और दाईं ओर की आधी भौहें गायब थीं, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। यही वह सीट है जिसके बारे में गुरु ने मुझे बताया था, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? उकसाने वाले व्यक्ति के बारे में संक्षिप्त समझ प्राप्त करने के बाद वह भी मुस्कुराई और निश्चल खड़ी रही। सिसकार, चारों ओर से हॉर्नफिने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह छोटा बदमाश कक्षा में बहुत बुरा व्यवहार करता था, उसने कई छात्रों को धमकाया था, हर तरफ से उसकी निगाहें भय और दया से भरी थीं। ये युवा मास्टर की सीट है। क्या आप बहरे हैं? अगर आप लोगों की बातें नहीं समझ सकते तो चले जाए। धमकाने वाला वास्तव में बहुत घमंडी था। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और मेज पर कदम रखा। उसकी तिरस्कार भरी निगाहों ने उसे देखने वाले हर किसी को क्रोधित कर दिया। जिसे जाना चाहिए वह आप हैं। सुकिंगलुओ ने बड़े करीने से वार किया और छोटे बदमाश के घुटने पर जा गिरा, जिससे वह जोर से उड़ गया। खड़खड़ाहट, वह पीछे की ओर गिर गया और अपने पीछे खड़े एक लड़के को धक्का मार दिया। वे दोनों एक साथ जमीन पर लुढ़क गए। दोनों तरफ की मेजें झुकी हुई थीं और पेन, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर फर्श पर बिखरे हुए थे। ठीक है, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? गिरने से छोटे बदमाश के पूरे शरीर पर चोट लग गई। वह अपनी कमर रगड़ते हुए जमीन से उठा और अनिच्छा से दहाड़ते हुए बोला, तुम रुको, मैं बड़े भाई को तुम्हें पीटने दूंगा। अरे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने अहंकारी हैं, इसलिए उनके पास बैकअप भी है। चलो करते हैं। ये लड़की भी एक को पीट रही है और दो भी पीट रहे हैं, तो एक साथ पीटना आसान है। सुकिंगलुओ ने उदासीनता से मुस्कुराया और उसे अपने तथाकथित बड़े भाई की तलाश में गुस्से में कक्षा से बाहर भागने दिया। अरे, जल्दी करो, उसका बड़ा भाई बहुत बुरा है। जो लड़का गिरा था वह अपना लाल और सूजा हुआ माथा रगड़ते हुए जमीन से उठा, डेस्क उठाया, ध्यान से कक्षा के दरवाजे की ओर देखा और सुकिंगलुओ को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। मुझे खेद है, मैंने गलती से आपको परेशान कर दिया। दोषी महसूस करते हुए सुकिंगलुओ ने अपने स्कूल बैग से रक्तस्राव रोकने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए मरहम का एक डिब्बा निकाला। लड़के के पास गई, डिब्बे का ढक्कन खोला, थोड़ा सा मरहम उठाया और उसके माथे पर लगा दिया। लाली और सूजन गायब हो गई और उसके माथे पर ठंडक और ताजगी का एहसास हुआ। लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी नाक की नोक ने हल्के से उस सुगंध को सूंघा जो केवल उसकी छोटी बेटी की थी। उसने अचानक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसके कानों के नीचे संदिग्ध रूप से लाली छा गई। अरे, ये तुम हो जो मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहे हो। मरहम पट्टी रख ही रही थी कि तभी अलग अलग कदकाठी के साथ 8 लड़के दरवाजे से घुस आए। पहला लड़का लंबा था, चौड़े कंधों और गोल कमर वाला, सख्त चेहरा और काफी खूंखार नजारा था। तस्क, आकार बुरा नहीं है, मांसपेशियां मजबूत नहीं हैं और निचला शरीर अस्थिर है, वांग मेंग से भी बदतर। इस मुद्रा के साथ क्या आप समूहों में लड़ना चाहते हैं? सुकिंगलुओ ने पीछे मुड़कर तथाकथित बड़े भाई को ध्यान से देखा, तिरस्कार से अपने होठों को सिकुड़ा, अपनी भौहें उठाईं और पूछा, आप उसके बड़े भाई हैं? हाँ, मैं उनका सबसे बड़ा भाई हूँ। वह क्रूर सा दिखने वाला लड़का भी सुकिंगलुओ को देख रहा था। उसका गोरा रंग, सुंदर, नाजुक और प्यारा रूप देखकर वह अपने दिल की गहराइयों से विश्वास नहीं कर सका। यह उसके सामने की छोटी लड़की थी जिसने उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाई। अरे, तुम बहुत सुंदर हो। तुम इतनी अच्छी हो कि एक नौकरानी बन सकती हो जो तुम्हारे लिए कागज फैलाती है और कागज पीसती है। जब तक तुम मेरे छोटे भाई से माफ़ी मांगोगी,
मैं फैसला कर लूंगा। यह मामला खत्म हो जाएगा। भविष्य में अकादमी में लोग तुम्हें कवर करेंगे, कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। उफ, मैं इस लड़की पर इतना हंसा, वह तो कागज भी बिछाती है और पीसती भी है, तुम भी इसी के लायक हो। सू किंगलुओ ने उस उकसाने वाले व्यक्ति की ओर देखा जो अभिभूत था और मुस्कुराया। महाराज देखिए, क्या हम एकांत स्थान खोजें, वहां लड़ाई करें और फिर चर्चा करें कि कौन किसको ढक रहा है। बदबूदार लड़की, घमंडी मत बनो। बड़े भाई, कहने की जरूरत नहीं है, उसे पीटना। जिस बदमाश को पीटा गया था उसने घूर कर देखा और चिढ़ाया। तुमने कहा था लड़ाई लड़ो, अगर हार गए तो क्या होगा। नेतृत्व करने वाला बड़ा भाई अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। छोटी लड़की वास्तव में उसके पक्ष में थी, और अगर वह उसके छोटे चेहरे को चोट पहुंचाती तो ये सुंदर नहीं होता। यद्यपि वह अधिक क्रूर दिखता है, फिर भी वह बहुत कोमल है और उसे उस छोटी सुंदरी पर सबसे अधिक दया आती है। मेरी लड़की हार गई है और मैं तुम्हें इससे निपटने दूंगा। सू किंगलुओ ने अपनी पीठ सीधी की, गर्व से भरकर कहा। हालांकि अगर आप हार जाते हैं तो आपको बिना शर्त इस लड़की के आदेश का पालन करना होगा और अपना सिर झुकाकर स्वेच्छा से हार स्वीकार करनी होगी। ठीक है, जैसा आप कहें। अग्रणी भाई ने गंभीरता से सिर हिलाया और उत्सुकता से अपनी मुट्ठियां रगड़ने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि छोटी सी लड़की अकेले ही 8 को हरा सकती है। उसकी नज़र में वह छोटी लड़की निश्चित रूप से उसकी नौकरानी थी। चलो, पिछवाड़े के छोटे से बांस के जंगल में चलें और मुकाबला करें। उसके साथ छोटे भाई बहुत गुस्से में थे। वे अपने बड़े भाई के सामने दिखावा करना चाहते थे और छोटी लड़की को अपने सामने ले जाना चाहते थे। हे, अकादमी में वास्तव में लड़ाई के लिए उपयुक्त जगह है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं केवल एक दिन के लिए यहाँ आया हूँ और मैं इलाके की सामान्य समझ हासिल करने के लिए अकादमी के चारों ओर नहीं जा पाया हूँ। सू किंगलुओ ने अपने होठों को दबाया और मजाक में मुस्कुराए। तो मेरे छोटे भाइयों, कृपया आगे बढ़ो। तारांकन 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 तारांकन। हट अकादमी के पिछवाड़े में एक छोटा सा बांस का झुरमुट है। जंगल में एक खुली जगह है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर बांस को काट दिया है ताकि छात्रों के व्यायाम और दौड़ने के लिए जगह खाली हो जाए। ये घूमने के लिए एक बढ़िया जगह है। सू किंगलुओ 8 लड़कों के पीछे बांस के जंगल में चला गया, खुली जगह पर आया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और संतुष्टि में सिर हिलाया। बांस का जंगल विंग रूम से बहुत दूर था, जहां मास्टर क्लास के बीच में आराम करते थे, और यह ज्यादा छिपा हुआ था। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। वह बकवास करने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठियां रगड़ी और तुरंत चुनौती दी। समय बर्बाद मत करो, तुम 8 एक साथ जाओ। बदबूदार लड़की, घमंडी मत बनो। छोटा बदमाश नाराज दिख रहा था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सू किंगलुओ की आकृति चमक उठी और वह वहीं गायब हो गया। बूम! एक सीधा मुक्का उसके जबड़े पर लगा और वह उछलकर दूर जा गिरा। इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था, कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा था, और वह पीठ के बल गिर पड़ा और टूटकर गिर पड़ा। उफ! वह शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। भाइयों, चलो साथ साथ चलें। नेता भाई सहित शेष 7 लड़कों के हाव भाव काफी बदल गए और अब वे उन पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने दहाड़ते हुए सू किंगलुओ को बीच में घेर लिया। बैंग बैंग बैंग! लगातार 7 तीखी आवाजों के साथ सू किंगलुओ की सिर्फ एक चाल से 7 लड़के 7 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़े। आउच! दर्दनाक चीख एक टुकड़ा बन गई। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो आप पुनः आ सकते हैं और मैं आपके साथ चलूंगा। सू किंगलुओ शांत और तनाव मुक्त था। उसने अपने हाथों को शांति से अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था और उसकी संकुचित आंखें एक एक करके 8 लड़कों के चेहरों पर घूम रही थीं। 8 लड़कों ने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या ये कायरता है? यह उबाऊ है। मुझे अभी तक पर्याप्त पिटाई नहीं मिली है। सू किंगलुओ को थोड़ा पछतावा हुआ और उसने अपने हाथों पर लगी उस मिट्टी को थपथपाया जो थी ही नहीं। उसके तीखे शब्द तीखे चाकू की तरह थे, जिसने लड़कों की नसों को धीमा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ। छोटे बदमाश के गाल लाल हो गए। वह फूले हुए गालों के साथ जमीन से उठा और लापरवाही से सू किंगलुओ की ओर दौड़ा। बूम! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पुनः जमीन पर गिर पड़ा। पूंछ की हड्डी चरमराने लगी और दर्द से कराहने लगी। पूंछ की हड्डी को पकड़कर वह जमीन पर लौटने लगा। बाकी 7 लड़कों की आंखें चमक उठी। उन्होंने चुपचाप उसके लिए मोमबत्ती जलाई और उसके लिए शोक मनाया। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो फिर कौन आ सकता है? सू किंगलुओ ने 7 लड़कों के हाव भाव देखे और घृणा से अपनी भौहें उठाईं। बॉस, हम आश्वस्त हैं कि आप हमें मार्शल आर्ट का अभ्यास करना सिखाएंगे। बड़े भाई ने जो नेतृत्व किया था, अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वह कुत्ते की तरह जमीन से उठ खड़ा हुआ और सू किंगलुओ के सामने झुक गया, उसका चेहरा चाटने लगा और मुस्कुराने लगा।
बस आपकी तरह। सू किंगलुओ ने घृणा से अपने होंठ हिलाए और बहुत ही उचित ढंग से अपनी राय दी। निचला शरीर अस्थिर है, मांसपेशियां अच्छी तरह से आनुपातिक नहीं हैं और शरीर पर्याप्त संवेदनशील नहीं है। वे मार्शल आर्ट के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। बॉस, जब तक आप हमें सिखाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। बड़े भाई ने जो अगुवाई की थी, अपना दिल थपथपाया और वादा किया। आप मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहते हैं? सू किंगलुओ ने भौहें उठाईं। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मेरे पिता मुझ पर स्कूल जाने का दबाव डालते हैं। उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया और शिकायत की, उसने मुझे मजबूर किया और मैं इसे सीखना नहीं चाहता। अगर मैं मार्शल आर्ट सीखता हूं, तो मैं भविष्य में मार्शल आर्ट का चैंपियन बनूंगा और मैं अपने पूर्वजों का सम्मान कर पाऊंगा और उसे मेरा अनुसरण करने दूंगा। बस आप, वू जुआंग्युआन, भले ही आप 100 साल तक अभ्यास करें, आप सफल नहीं होंगे। सू किंगलुओ ने गुप्त रूप से शिकायत की और तथ्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। आपकी योग्यता के अनुसार मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना कठिन, लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी कुछ सरल कुश्ती और लड़ाई सीखना संभव है। बॉस, मुझे सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ। बड़े भाई की आंखें अचानक आशा से चमक उठीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो कोई बात नहीं। सू किंगलुओ ने उन्हें वश में करने, दूसरों को बेतहाशा परेशान करने से रोकने तथा अकादमी में कुछ योगदान देने का दृढ़ निश्चय किया। न केवल मार्शल आर्ट सीखना है, बल्कि स्कूलवर्क में भी अच्छी तरह से अध्ययन करना है। अन्यथा, यदि आप एक भी शब्द नहीं जानते हैं, तो यह फैल जाएगा और कहा जाएगा कि आप मेरे छोटे भाई हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे बॉस, हम सब आपकी बात सुनते हैं। जब 6 लड़कों ने उसका उत्तर सुना, तो वे सब प्रसन्न हुए और एक स्वर में उसे घेर लिया। सू किंगलुओ ने एक छोटे वयस्क की तरह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया, अपना सिर ऊंचा रखा और अपनी पीठ सीधी रखी, बिल्कुल एक अग्रणी भाई की तरह। अरे बॉस, मेरा नाम तियान क्यू है। भयंकर चेहरे वाला लड़का अपना सिर खुजाते हुए मुस्कुराया। हे, ये नाम अच्छा है, यह एक कीमती चीनी हर्बल दवा है, याद रखना आसान है। सू किंगलुओ ने उसकी ओर सिर हिलाया, फिर अगले लड़के की ओर देखा। आगे बढ़ो। बॉस, मेरा नाम बाइजू है, मैं आर्टेमिसिया हूँ, मैं वेन्युवान हूँ, मैं डेंड्रोबियम हूँ, मैं माबाओ हूँ और मैं बेजोआ हूँ। बाकी 6 लड़कों ने एक एक करके आज्ञाकारी ढंग से अपने नाम बताए। हे, सू किंगलुओ खुश था। गनकिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक समूह है। बॉस, उसका नाम लियूशिन है और वह गुआंशी लियू का भतीजा है। तियान क्यू ने उस छोटे अधिपति की ओर इशारा किया जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी पूंछ की हड्डी को पकड़े हुए और चिल्लाते हुए, जानबूझकर अपनी पहचान बता रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने अहंकारी हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मंच के पीछे का माहौल बहुत कठोर है। लियू गुआंशी के भतीजे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने बड़े भाई की मदद से अकादमी में बगल में चलने में सक्षम थे। सू किंगलुओ ने अपनी बाहें उठाईं और लियूशिन को चंचल नज़र से देखा। अरे लियूशिन, चिल्लाना बंद करो, क्या तुम बॉस को पहचानना चाहते हो? मुझे जल्दी से एक शब्द बताओ, हमारे भाई को नहीं पहचाना और तुमने दोस्ती तोड़ दी है। तियान क्यू का रवैया बहुत जल्दी बदल गया और वह एक छोटे भाई के रूप में अपनी स्थिति के लिए बहुत अनुकूल था और उसने लियूशिन की आलोचना करने में मदद की। मैं मानता हूँ। पेट में कड़वाहट भर जाने के बाद लियूशिन ने अपनी पूंछ को पकड़ लिया और जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। एक शोकाकुल चेहरे के साथ सू किंगलुओ के सामने गया और अनिच्छा से, बॉस, चिल्लाया। सू किंगलुओ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, उसके पास उसे झुकाने के बहुत सारे तरीके थे। उसने तियान क्यू की ओर मरहम का एक डिब्बा फेंका और एक आग्र स्वर में आदेश दिया। मैं तुम्हें मरहम दूंगा, दर्द वाले हिस्से पर मरहम लगाओ, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। मरहम लगाने के बाद कक्षा में आओ। सभी को देर से आने और जल्दी जाने की अनुमति नहीं है। ब्रेक के दौरान जियाओ जुलिन आओ। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के कुछ बुनियादी कौशल सिखाऊंगा। ठीक है बॉस, मैं आपकी बात सुनूंगा। 7 लड़के बहुत खुश हुए, लेकिन लियूशिन ने अपनी पलकें झुका लीं और चुप रहा। तारानकन 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 तारानकन। जब मास्टर वो आधिकारिक तौर पर कक्षा में दाखिल हुए, तो कक्षा में डेस्क पहले से ही भरे हुए थे। सीटों की 4 पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में 7 छात्र थे। प्राथमिक कक्षा के सभी 24 छात्र उपस्थित थे। मास्टर वो पोडियम पर चले गए, पाठ्यपुस्तक नीचे रख दी, आंखें मूंद लीं और पोडियम के नीचे सीधे बैठे 8 सबसे शरारती छात्रों पर नजर डाली। वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध था और अवचेतन रूप से खिड़की के बाहर सूरज की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य पश्चिम से निकला हो? ये 8 सबसे अधिक उपद्रवी छात्र वास्तव में कक्षा में आज्ञाकारी रूप से रहे। खड़े हो जाओ और गुरुजी को नमस्ते कहो। एक लड़का जो क्लास का मॉनिटर था, आदरपूर्वक खड़ा हुआ और मास्टर को प्रणाम करने में आगे रहा। नमस्ते गुरुजी। बाकी बच्चे खड़े होकर आदरपूर्वक सलामी देने लगे। इनमें 8 शरारती भूत भी शामिल हैं।
बैठ जाओ। मास्टर वो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए, पाठ्यपुस्तक उठाए और व्याख्यान देना शुरू कर दिया। ज्ञानोदय वर्ग का गृहकार्य अपेक्षाकृत सरल है, जो सबसे बुनियादी स्ट्रोक साक्षरता से शुरू होता है। मास्टर वो को पढ़ाने का बहुत अनुभव है। अध्याय की शुरुआत में उन्होंने कुछ रोचक लोक कथाएं सुनाई, जिससे छात्रों की रुचि जागृत हुई। उन्होंने कहानियों के मुख्य पात्रों के नाम सूचीबद्ध किए और सभी को उनका अनुसरण करने के लिए कहा। सू किंगलुओ ने उत्साह के साथ सुना और लिखने का अभ्यास करते समय थोड़ा सतर्क रही, जानबूझकर अनियमित तरीके से लिख रही थी ताकि लोगों को सुराग न दिखें। फिर भी मास्टर वू ने छात्रों को एक एक करके कलम पकड़ने और लिखने का निर्देश दिया, और जब वह उनके पास आए तो वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। उसके सामने छोटी लड़की की लिखावट चिकनी, जोरदार और शक्तिशाली है, और प्रत्येक स्ट्रोक वर्षों में संचित आकर्षण और गति को बढ़ाता है, जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। यद्यपि उसने जानबूझकर इसे छुपाया था और कुछ स्ट्रोक टेढ़े मेढ़े थे, फिर भी उसके गहन कौशल को छिपाना मुश्किल था। आप सू जिक्सुआन की छोटी बहन हैं। इस अत्यधिक आघात ने उसे उलझन में डाल दिया और वह पूछे बिना न रह सका। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, कक्षा में बैठे सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और अपना सिर घुमाकर देखने लगे। हाँ, सू किंगलुओ ने शांति से कलम नीचे रख दिया, अपनी पीठ सीधी की और शालीनता से जवाब दिया। 8 साल की लड़की लैन शिनहुई चतुर, समझदार और तेज तर्रार है, और वह किसी भी तरह से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। भविष्य की उपलब्धियां अपने भाई से भी अधिक। मास्टर वू ने प्रशंसा के भाव से अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराए, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मुझे आशा है कि तुम भी उसके जैसे बन सकोगे। सू किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से उठकर जवाब दिया, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। किंगलुओ ने हमेशा अपने बड़े भाइयों और बहनों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है और उनका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, बैठ जाओ। मास्टर वू ने संतोष से सिर हिलाया और अगले छात्र की ओर चले गए। वह आगे चला गया और उसके बाद तियान क्यू और अन्य लोगों का शोर आया। बॉस, आप तो कमाल के हैं, आपका भाई प्रांतीय परीक्षा में अव्वल आया है। हाँ हाँ बॉस, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह। वाह, हमारी सबसे बड़ी बहन नंबर 1 बहन है, इसलिए हम अमीर भी हैं, और जब हम घर जाते हैं तो अपने पिता के साथ डींग मार सकते हैं। ये सही है, ये सही है, हमारा बॉस बहुत बढ़िया है और हम उसके पीछे स्वर्ग तक जा सकते हैं। मास्टर वू के कदम रुक गए और हवा में एक क्षण के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मालिक, वे बॉस किसे कह रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि वह एक विचित्र छोटी लड़की है? न केवल मास्टर वू, बल्कि बाकी बच्चे भी चौंक गए और दंग रह गए जब उन्होंने तियानक्यू और अन्य लोगों द्वारा की गई आवाज़ सुनी। सू किंगलुओ ने असहाय होकर अपने माथे को सहारा दिया। वह वास्तव में ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि ये बुद्धिहीन बच्चे उसके छोटे भाई थे। तियानक्यू की ओर देखते हुए उसने इशारों से उसकी गर्दन पोंछने का इशारा किया और उसे बलपूर्वक चुप करा दिया। कक्षा में तुरंत शांति छा गई तथा सभी लड़कों ने विस्मय भरी नजरों से देखा और आज्ञाकारी ढंग से अपने मुंह बंद कर लिए। कक्षाओं के बीच के अंतराल के दौरान सू किंगलुओ 8 छोटे भाइयों से घिरा हुआ फिर से जियाओ जुलिन के पास आया और मौके पर ही उन्हें सरल मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट दिखाया, जिसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। छोटे भाइयों का एक समूह इतना उत्साहित था कि वे खुद को रोक नहीं पाए और बांस के जंगल में इधर उधर दौड़ने और कूदने लगे। जब वे अंततः शांत हो गए तो सू किंगलुओ ने उनकी व्यक्तिगत शारीरिक फिटनेस के अनुसार एक उपयुक्त योजना बनाई और सबसे बुनियादी कुश्ती और लड़ाई सिखाना शुरू किया। दोपहर को स्कूल से छुट्टी के बाद सू किंगलुओ छोटे राजकुमार के बारे में सोच रहा था। जैसे ही मास्टर ने आवाज लगाई, वह कक्षा से बाहर भागा। उसके पीछे 8 छोटे भाई भी थे। बॉस, दोपहर को हमारे पास खाने का कार्यक्रम है, चलो डिनर के लिए रेस्तरां में चलें। तियानक्यू बॉस के लिए स्कूल बैग उठाने में बहुत सतर्क था और उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। नहीं, घर पर अभी भी एक छोटे भाई की देखभाल करनी है, इसलिए मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। सू किंगलुओ चलते रहे। उन्होंने तियानक्यू के हाथ से स्कूल बैग लिया और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। बॉस, क्या आपका अभी भी कोई छोटा भाई है? आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं? बाइशू ने उत्सुकता से पूछा और अन्य लोग भी कान लगाकर सुनने लगे। सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और 1 छोटा भाई। वाह, बॉस बहुत समृद्ध है। माँ बाव ने उसका चेहरा चाटा और तारीफ करते हुए कहा, दूसरे भाई की उम्र कितनी है? क्या वह भाई जिक्सुआन जितना होशियार है? वह 10 वर्ष आयु का है। सू किंगलुओ ने अपनी चतुर और चालाक आंखें घुमाईं और मजाकिया ढंग से मुस्कुराए। ये कहना मुश्किल है कि आप स्मार्ट हैं या नहीं, लेकिन आप लड़ने में अच्छे हैं। वास्तव में तियानक्यू की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। बॉस से तारीफ पाना, हमारा भाई बिल्कुल अद्भुत है। हाँ, सभी छोटे भाइयों ने एक स्वर में सिर हिलाया। तारांकन तारांकन, हमारा भाई, मोटी चमड़ी वाले तो हो, तुम्हारा भाई कौन है? वैसे वे कौन हैं?
अपने हाथों में छोटे राजकुमार को लेकर अकादमी के गेट पर प्रतीक्षा करते हुए वांग मेंग, जो कि हतप्रभ दिख रहा था, उसने छोटे मास्टर को गेट से बाहर भागते हुए देखा। उसकी आंखें अनायास ही झपक रही थीं। बड़ी बहन। सू किंगलुओ की आंखों में चमक देखकर छोटा राजकुमार पूरी ताकत से आगे झुका और अपनी बहन को प्यार से पुकारा। भाई मिंग, जुबान आप अकादमी में क्यों आए? सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार की आवाज सुनकर उधर देखा और दो परिचित आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखा, एक बड़ी और एक छोटी, जो अकादमी के बाहर इंतजार कर रही थी। वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी और दौड़कर वहां पहुंची। जुबान तुम्हें याद करता है और तुम्हें लेने के लिए अकादमी आने के लिए हंगामा मचाने पर अड़ा हुआ है। माँ के पास मुझे उसे यहाँ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वांग मिंग ने छोटे राजकुमार के कोमल और प्यारे शरीर को सावधानी से गले लगाया। बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके छोटे हाथ और पैर टूट न जाएं। बहन, मुझे गले लगाओ। सू किंगलुओ को देखकर छोटे राजकुमार ने तुरंत अपनी छोटी बाहें फैला दी और उसे गले लगाने के लिए प्यार से और प्यारी हरकतें की। ठंड और हवा चल रही थी और ली शियू को डर था कि वह जम जाएगा, इसलिए उसने उसे एक छोटे चावल के पकौड़े में लपेटा, एक टोपी और एक स्कार्फ पहनाया और केवल बड़ी चमकदार आंखों की एक जोड़ी दिखाए। सू किंगलुओ ने जोंकजी लिया, अपना वजन झुकाया और मन ही मन मुस्कुराए। वाह बॉस, आपका भाई 10 साल का है। इतना लंबा। तुम्हारा भाई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। 8 छोटे भाइयों ने एक स्वर में उसे घेर लिया और उसकी जोरदार प्रशंसा की। कौन है वे? वांग मिंग ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ ली और अधीरता से उन 8 छोटे बच्चों को देखने लगा, जिनकी लंबाई उसकी कमर जितनी भी नहीं थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वे मेरे नए भर्ती हुए हैं, वे मेरे सहपाठी हैं। सू किंगलुओ ने उस पर मजाकिया ढंग से मुस्कुराते हुए दोस्तों शब्द को निगल लिया और छोटे भाइयों को एक सांकेतिक नजर दी। आप लोगों को भाई मिंग कहा जाता है। हाय भाई मिंग। तियान क्यू ने नेतृत्व संभाला और 8 छोटे भाई बहुत जोर से चिल्लाए। तुम क्या सोचते हो? तुम छोटे भाई को क्यों स्वीकार करते हो? वांग मिंग का सिर सुन्न हो गया था और उसने घृणा से अपना सिर घुमाया और 8 जोड़ी विस्मय प्रेरक छोटी आंखों से मुलाकात की। वह बच्चों का राजा बनना पसंद नहीं करता। सू किंगलुओ ने अपने कंधे उचकाए। जब मैं पहली बार सुबह यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने इसे आसानी से हल कर लिया और मेरे 8 और छोटे भाई हैं। बस वे तुम्हें भड़काने की हिम्मत कैसे हुई? वांग मिंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, मानो वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने 8 अज्ञानी छोटे बच्चों को देखा और अवचेतन रूप से अपनी मुठियां रगड़ीं। भाई मिंग, हम गलत थे। अब से हम सभी बॉस की बात सुनेंगे और कभी भी गलती निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। सू किंगलुओ के छोटे और प्यारे वांग मिंग के लंबे और मजबूत फिगर की तुलना में तियान क्यू और अन्य के सामने खड़े होकर उन पर आने वाला उत्पीड़न का भाव बिल्कुल भयानक है। 8 छोटे भाई डर के मारे कांपने लगे, अपनी गर्दनें सिकुड़कर पीछे हट गए। भाई मिंग, भूल जाओ, वे पहले से ही जानते हैं कि वे गलत थे और वे अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। सू किंगलुओ को खुशी हुई। चलो घर चलते हैं, हमें दोपहर को स्कूल जाना है। टहलना। वांग मिंग हमेशा अपने छोटे मालिक की बात सुनता था, बिना कुछ कहे पलट जाता था और चला जाता था। जुबान क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हारा पेट गुर्रा रहा है? सू किंगलुओ उसके पीछे पीछे आया, उसकी बाहों में छोटे चावल के पकौड़े को टकराया और मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया। मेरा पेट नहीं गुर्राया। छोटे राजकुमार ने अपने पेट को छुआ और बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। हंसी। सू किंगलुओ को उसका मूर्खतापूर्ण और प्यारा रूप देखना सबसे अधिक पसंद है और वह खुशी से मुस्कुराती है। बॉस, हम अकादमी में आपका इंतजार कर रहे हैं, दोपहर को जल्दी आ जाइए। तियान क्यू और अन्य छोटे भाइयों ने वांग मिंग को जाते हुए देखा। उन सभी ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी बॉस को विदा किया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। सू किंगलुओ ने उनकी ओर पीट करके अपनी बाहें हिलाईं और छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर नॉक की ओर चल पड़ा। तारानकन 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 तारानकन। उफ। कुछ कदम चलने के बाद एक व्यक्ति अचानक उसके सामने गिर पड़ा। दर्द से उसका दिल जोर से पकड़ रहा था और वह कुछ बार चिल्लाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। सू किंगलुओ का रंग बदल गया और जैसे ही वह किसी को बचाने के लिए दौड़ने वाला था, एक युवक अपनी पीठ पर दवा का डिब्बा लेकर तेजी से आया। जमीन पर आधा घुटने टेकते हुए, दोनों हाथों से उस आदमी के मुंह को दबाते हुए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहा था। क्या हो रहा है? ओल्ड ली बेहोश क्यों हो गई? वह क्या कर रहा है? यदि आप किसी व्यक्ति के हृदय को जोर से दबाएंगे तो क्या वह मर जाएगा? ये सिर्फ एक युवा व्यक्ति है और वह कोई प्रतिभाशाली डॉक्टर नहीं है। उसने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की है। क्या आप किसी अधिकारी को पकड़कर मार डालना चाहेंगे? लगाने वाले फेरी वाले दौड़े दौड़े आए और उन दोनों के इर्द गिर्द बातें करने लगे, जिनमें अविश्वास भी था।
आहम। थोड़ी देर बाद बेहोश बूढ़ा आदमी कमजोर खांसी के साथ उठा और अपनी धुंधली आंखें खोलीं। हवा की दिशा अचानक बदल गई। ओह, ये सचमुच बच गया। यह आश्चर्यजनक है। नहीं, मैंने लोगों को बचाने का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। वह एक युवा लड़के की तरह दिखता है, उसके पास कुछ चिकित्सा कौशल हैं। बूढ़े ली का भाग्य अच्छा है और उसकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली डॉक्टर से हुई। तारांकन तारांकन। बूढ़े आदमी, तुम बूढ़े हो, दिल से कमजोर हो और तुम्हें भविष्य में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ हृदय रक्षक गोलियां हैं। तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। जब तुम्हारी सांस फूलने लगे तो एक गोली ले लो और यह जल्दी काम करेगी। युवक ने शोरगुल वाली चर्चा को अनसुना कर दिया। उसने दवा के डिब्बे से एक छोटी बोतल निकाली, उसमें से कुछ गहरे लाल रंग की गोलियां निकाली, बूढ़े व्यक्ति को खड़ा होने में मदद की और उसे उसके हाथ में थमा दिया। धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने गोली को कसकर पकड़ लिया, कांपते हुए जेब से कुछ तांबे के सिक्के निकाले और उसे देना चाहा। बूढ़े आदमी, कोई जरूरत नहीं, पैसे अपने पास रखो। युवक मुस्कुराया, अपनी पीठ पर रखा दवा का डिब्बा उठाया, भीड़ से बाहर निकला और नौक के सामने खड़े यात्री जहाज की ओर चल दिया। तारांकन 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 तारांकन। छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में पकड़े हुए सुकिंग्लुओ ने उस युवक द्वारा लोगों की जान बचाने की पूरी प्रक्रिया देखी और उसके कुशल बचाव कौशल की बहुत सराहना की। लैन भाई, जैसे ही वह भावुक हो रहा था, उसकी बाहों में लेटे छोटे राजकुमार ने अचानक कुछ अस्पष्ट शब्द बोल दिए। जुबान तुमने क्या कहा? सुकिंग्लुओ ने अवचेतन रूप से अपना कान उसके मुंह से लगा दिया। भाई लैन, छोटे राजकुमार ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और लड़के की ओर इशारा किया। जुबान, क्या तुम उसे जानते हो? वांग मिंग बहुत उत्सुक था और उसने अपना सिर करीब लाया। दबा, पैर, मैं हिल नहीं सकता। छोटे राजकुमार को उस लड़के से संबंधित मामले का जिक्र करना पसंद नहीं आया। उसने दुख से अपना मुंह फुला लिया और रोना चाहता था। जुबान, अच्छी है, रो मत, मेरी बहन नहीं पूछेगी। सुकिंग की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी और छोटे राजकुमार द्वारा छिटपुट रूप से बोले गए कुछ शब्दों के बीच उसने संवेदनशीलता से एक स्थान के बारे में सोचा। मेडिसिन किंग वैली। याओवानगो में उपचार के दौरान जुबान के पैर हिलने में असमर्थ हो गए थे। यद्यपि वह युवा था, फिर भी उसने उस उदास स्मृति को अपने हृदय में संजो कर रखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह नाव से नदी पार कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किस गांव जा रहा है। वांग मिंग उस युवक के बारे में बहुत उत्सुक था और उसे देखता रहा। नदी के दूसरी ओर स्थित वोनियू गांव के अलावा दक्षिण में कई अन्य गांव भी हैं। शायद ये हमारा गांव है। सुकिंग्लुओ को उस युवक की पहचान के बारे में कुछ अनुमान था। वांग मिंग थोड़ा उलझन में था। आप हमारे गांव क्यों जा रहे हैं? मैंने किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना है जो चिकित्सा जानता हो। जब आप गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुकिंग्लुओ ने छोटे राजकुमार को हिलाया और उसके प्यारे छोटे शरीर की दिशा बदल दी, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर। तुम थक गए हो, चलो मैं तुम्हें गले लगा लेता हूं। वांग मिंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया, छोटे राजकुमार को अपने कब्जे में लेना चाहा। नहीं बहन, गले लगाओ। छोटे राजकुमार ने चालाकी से अपनी बहन की गर्दन पर हाथ रख दिया और उसे जाने नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर तक रुक सकता हूं। सुकिंग्लुओ ने असहायता से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों की सुन्नता को सहन किया और चिपचिपे छोटे मिंगबाओ को फिर से ऊपर उठा लिया। सर्दियों में पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। जुबान पहले भारी नहीं था, लेकिन माँ ने उसे चावल के पकौड़ों में लपेट दिया। अकेले कपड़ों का वजन लगभग 10 कैटी था। ये सही है, जब मैं बाहर जाती थी तो मेरी माँ इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि मैंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हैं। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तेज नहीं दौड़ता तो मुझे 2 और हेलमेट पहनने पड़ते। नौक लगभग भर चुकी है, चलो नाव पर चढ़ें। सुकिंग्लुओ ने देखा कि नाव का कप्तान बांस के डंडे को तेज निगाहों से सहारा देकर वांग मिंग को नाव पर चढ़ने का संकेत दे रहा था। वांग मिंग ने अपनी छाती से 6 तांबे के सिक्के निकाले, नाव के सामने की ओर दौड़ा, उन्हें नाव मालिक को सौंप दिया, पहले नाव पर चढ़ा और फिर सुकिंग्लुओ की मदद करने के लिए मुड़ा। सुकिंग्लुओ फुर्तीली थी और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने एक चिपचिपे छोटे राजकुमार को गले लगा लिया। उसकी आंखें ज्यादातर बंद थीं, वह अपने पैरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी और वह अपनी इच्छानुसार नीचे नहीं कूद पा रही थी। वांग मिंग ने अपनी बांह का सहारा लिया और नाव पर कूद गई, कुछ लोगों के साथ एक सीट ढूंढी और बैठ गई, नाव के चलने का इंतजार करने लगी। छोटा राजकुमार सुकिंग्लुओ की बाहों में सिमट गया और कांपती हुई छोटी छोटी आंखों से वह अपने सामने तिरछे बैठे युवक को देखता रहा। सुकिंग्लुओ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और ध्यानपूर्वक उस युवक को मापा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था, बल्कि लगभग 13 या 14 साल का लग रहा था और उसका रूप बहुत सुंदर था।
लड़के ने चुपके से झांकती आंखों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि उसे किसी पहेली का सामना करना पड़ा हो। वह शांत और उदासीन भाव से विचार कर रहा था, जो नॉक के शोर के साथ मेल नहीं खा रहा था। सू किंगलुओ ने अपने हाथों से छोटे राजकुमार की झांकती हुई दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, अपना छोटा सिर सीधा किया और दृढ़तापूर्वक उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया। जुबान एक, डरो मत, तुम्हारा पैर पहले से ही ठीक हो चुका है, और मेरी बहन के यहाँ होने के कारण मैं तुम्हें और अधिक नुकसान नहीं होने दूंगा। हाँ, छोटे राजकुमार को बात समझ में आ गई और उसकी रत्न जैसी आंखें चमक उठीं। तारानकन 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 तारानकन। धारा बहुत अशांत थी और जब नौक नदी के मध्य में पहुंची तो वह जोर से हिलने लगी। उफ! युवक अस्थिर था और वह अचानक आगे की ओर गिर गया और वह कुत्ते की गंदगी में गिरने वाला था। वांग मिंग की आंखें तेज थीं और उसके हाथ तेज थे और वह दौड़ा, उसका कॉलर पकड़ा और उसे उठा लिया। खांसी खांसी। लड़के का गला कॉलर से कसा हुआ था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके गाल लाल हो गए थे। प्रवाह बहुत तेज है और नाव स्थिर नहीं है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, विचलित न हों। वांग मिंग को उस युवक के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे धीरे से याद दिलाया। धन्यवाद। लड़के ने उसे कृतज्ञता भरी नज़र से देखा, दवा का डिब्बा सीधा किया और फिर से सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये देखकर कि वह उसके पास ही खड़ा था और जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, वह फिर से बोलने में झिझकने लगा। माफ़ करना छोटे भाई, मैं वोनियू गांव कैसे पहुंचूं? आप वोनियू गांव में क्या कर रहे हैं? वांग मिंग आश्चर्यचकित था, छोटे मालिक ने सचमुच सही अनुमान लगाया था। मैं एक चमत्कारी डॉक्टर खोजना चाहता हूँ। युवक शांत दिख रहा था और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। चमत्कारी डॉक्टर? वांग मिंग का दिल कांप उठा और उसने अवचेतन रूप से अपने छोटे मालिक की ओर देखा। आप गलत जगह आ गए हैं, वोनियू गांव में कोई जादू का डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। युवक ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, मैंने अपने पिता से साफ साफ सुना है कि प्रतिभाशाली डॉक्टर वोनियू गांव में है। आप किस तरह का डॉक्टर ढूंढना चाहते हैं? वांग मिंग ने संकोच से पूछा। मैं वोनियू गांव का एक ग्रामीण हूं, मैं आपको इसे ढूंढने में मदद कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। लड़के की आंखें चमक उठीं, असाधारण चिकित्सा कौशल वाली एक वरिष्ठ महिला है। मुझे सही रूप रंग नहीं पता, मैंने याओवांग घाटी से कभी किसी को नहीं देखा है। वरिष्ठ? क्या मेडिसिन किंग वैली के सभी लोग चिकित्सा के प्रति मूर्ख हैं? क्या आप किसी की उम्र जाने बिना उसे ढूंढने का साहस कर सकते हैं? वांग मिंग लगभग हंस पड़ा, अगर उसने अभी अभी किसी को बचाया न होता तो वह उसके साथ बेवजह चाले चलता। वाह, बुल गांव में आपके द्वारा उल्लिखित वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, आपको वापस जाना चाहिए, गांव में पूछना बेकार है। नहीं, मैं घाटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और अगर मुझे सीनियर नहीं मिले तो मैं वापस नहीं जा सकता। युवक उदास लग रहा था। हे, गनकिंग एक चालाक व्यक्ति था। ये तो परेशानी वाली बात है, क्या होगा अगर वह सचमुच गांव में पूछताछ करने चला गया और किसी को लिटिल मास्टर का रहस्य पता चल गया? वांग मिंग के मन में जटिल विचार आए और उसने अवचेतन रूप से फिर से छोटे मालिक की ओर देखा। उसे हमारे साथ जाने दो। सू किंगलुओ हर समय उन पर ध्यान दे रही थी, उसे देखता हुआ देखकर उसने चुपचाप कुछ शब्द कहे। वांग मिंग उसके होठों के बदलाव से उसका मतलब समझ गया और खुशी से सिर हिला दिया। छोटे मालिक के निर्देश पर वह उसे सुरक्षित रूप से गांव में ले जा सकता है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? जब नाव घाट पर पहुंची तो सू किंगलुओ छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर आगे चल रहा था और वांग मिंग और युवक बहुत पीछे चल रहे थे और चलते हुए बातें कर रहे थे। मो कैंगलान। युवक को उसके बारे में अच्छी धारणा थी, वह सब कुछ जानता था और कुछ भी नहीं छिपाता था। मेडिसिन किंग वैली, चिकित्सा कौशल का अफवाह परिवार। वांग मिंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी यात्रा का उद्देश्य जानने की कोशिश की और उसकी चापलूसी करते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी चिकित्सा कौशल इतनी अच्छी है। कैंगलान को केवल सच ही जानकारी है और उसे अच्छा शब्द नहीं कहा जा सकता। लड़का शर्मा गया और अपने हाथों को थोड़ा कठोरता से रगड़ने लगा। वांग मिंग ने लड़के की कदकाठी पर नजर डाली और मुस्कुराया, तुम कितने साल के हो? 11 या 12? तुम इतनी कम उम्र में लोगों को बचा सकते हो और बड़े होने पर तुम जरूर एक चमत्कारिक डॉक्टर बनोगे। कुआं। लड़का थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था, कैंगलैन पहले से ही 14 साल का है। हम 14 साल की उम्र के लिए इतना छोटा? वांग मिंग सीधे साधे थे और उन्होंने अनजाने में यह बात कह दी। खांसी खांसी। युवक ने कुछ बार खांसते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वांग मिंग चाओ के लंबे सिर को देखा और कुछ दिलचस्पी दिखाए, ऐसा नहीं है कि कैंगलैन छोटा है, यह है कि आप बहुत लंबे हैं, छोटे भाई। आपकी हड्डियों की उम्र से देखते हुए आप केवल 10 साल के हैं, है ना? आप इतने लंबे क्यों हैं? गाओ, क्या कोई रोमांच है? क्या आप हड्डियों की उम्र जानते हैं? वांग मिंग खुद को रोक नहीं सका और उसकी ओर देखा।
उसने अपने छोटे मालिक से सुना था कि किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु उसकी हड्डियों की आयु से पता चलती है और दिखावा करना बेकार है। लेकिन आम डॉक्टर आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाते। वे सिर्फ अपनी नज़र और दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की हड्डियों की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुशल मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए। युवक आश्वस्त था, कैंगलान की बचपन से ही दृष्टि बहुत अच्छी है और उसकी हड्डियों की उम्र कभी भी दृष्टि से चूकती नहीं है। अरे कमाल है, मैं अब भी तुम्हें कमानता हूँ। वांग मिंग ने उस युवक के प्रति थोड़ी अधिक ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त की। मैंने कोई साहसिक कार्य नहीं किया है, लेकिन मैंने बचपन से ही बहुत खाया है और मुझमें बहुत ताकत है। प्राकृतिक शक्ति। लड़के की आंखें चमक उठीं और उसने अवचेतन रूप से हाथ बढ़ाकर वांग मिंग की कलाई पकड़ ली और उसकी कलाई की हड्डी को निचोड़ दिया। ये वास्तव में आम लोगों की हड्डियों मेरिडियन से अलग है और मांस और रक्त की वृद्धि दर भी आम लोगों से अलग है। अरे तुम क्या कर रहे हो? वांग मिंग खुश नहीं था। उसने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ से छूट गया। यदि आप इसे इस तरह से दबाते हैं तो यह चिपचिपे बोर्ड पर मांस की तरह महसूस होता है। यह बालों वाला और असुविधाजनक है। मुझे माफ कर दो छोटे भाई। युवक शर्मा गया और शर्मिंदगी से माफी मांगी। कैंगलान बहुत उत्साहित था। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सका। भूल जाओ, तुम्हारे जैसे चिकित्सा मूर्ख के बारे में मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वांग मिंग ने गुस्से से अपने हाथ हिलाए, अपने पूरे शरीर पर उभरे रोंगटे को झटकते हुए। आपको मुझे जल्द से जल्द बताना चाहिए, आप चमत्कारिक डॉक्टर की तलाश क्यों कर रहे हैं? यदि आप सच नहीं बताते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे नहीं पाएंगे। छोटा भाई किसी प्रतिभाशाली डॉक्टर को जानता है। लड़के ने संवेदनशीलता से सार को पकड़ लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे तुमने गलती से नीचे की जेब क्यों निकाल ली? सब उसकी गलती है। तुम मेरा हाथ क्यों छू रहे हो? वांग मिंग का गला रुक गया। वह गुस्से में खून की उल्टी करना चाहता था। युवक की भौहों पर गंभीरता के भाव थे। कैंगलैन इस बार यहाँ आया था क्योंकि वह एक शिक्षक से कला सीखना चाहता था और उसने वरिष्ठों से कैंगलैन को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने, चिकित्सा कौशल सीखने, बीमारियों का इलाज करने और जीवन बचाने और आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कहा। वरिष्ठ? हे, वांग मिंग गहरे मुस्कुराए। जब आप वरिष्ठों से मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। तारांकन 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 तारांकन। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या तुमने फिर से कबूतर का सूप बनाया है? सुकिंगलुओ ने छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में उठाया और सबसे पहले घर चली गई। जैसे ही वह छोटे से आंगन में दाखिल हुई, उसे एक तेज खुशबू आई और वह अपनी छोटी सी नाक सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। बहन यू वापस आ गई है। लिशियुए रसोई से बाहर आए, मुस्कुराए और छोटे राजकुमार को अपने पास ले गई। वाह वाह! 3 बड़े कुत्ते अस्तबल से दौड़ते हुए आए और छोटे राजकुमार के साथ मस्ती करने लगे। स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? लिशियुए ने छोटे राजकुमार को मुख्य कमरे में ले जाया। उसके पीछे सुकिंगलुओ और 3 बड़े कुत्ते भी थे। ये ठीक है, शिक्षक के व्याख्यान बहुत दिलचस्प हैं और लोग बहुत अच्छे हैं। सुकिंगलुओ ने कमरे में प्रवेश किया, मोटा लबादा कुर्सी पर फेंका और आराम से कंध पर लेट गया। मास्टर, वो आपके भाई के ज्ञानोदय शिक्षक हैं। आपके भाई ने भी उनके बारे में बहुत अच्छी बातें की। कहा कि वे ईमानदार हैं और छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन वे सख्त हैं। उन्हें अक्सर होमवर्क की नकल करने के लिए दंडित किया जाता है। बोर्ड। लिशियुए ने मुस्कुराकर उससे बात की, जल्दी से छोटे राजकुमार के लिए कोट की परतें उतार दी और उसे एक छोटे चावल के पकौड़े से एक नर्म और प्यारे छोटे बच्चे में बदलते देखा। बड़ी बहन। दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए जियाओ मिंगबाओ अपनी बहन के पास पहुंची और खुशी से अपनी बहन के बगल में लेट गई। माँ, आपने जुबान एयर पर बहुत ज्यादा कपड़े डाल दिए हैं, मैं उसे अब और नहीं पकड़ सकता। सुकिंगलुओ ने अपना छोटा सा चेहरा बनाते हुए शिकायत की और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए छोटे चिपचिपे आदमी के चरमराते घोंसले को हिला दिया, जिससे वह खिलखिला उठा। अपनी बहन के छोटे से हाथ से बचते हुए कंध को उछालने और घुमाने लगा। पुर्रुप। तीनों बड़े कुत्ते गर्मी से घूर रहे थे, गले में घुरघुराहट, कभी कभी भौंकने और हूट करने लगे। जुबान एयर कमजोर है और उसे ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अगर वह बीमार हो गया तो क्या होगा? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप उसके बीमार होने की वजह से चिंतित हैं। आपको रात में उसकी देखभाल करनी होगी। ली जियोए ने अच्छे स्वभाव से मुस्कुराया। जुबान एयर, मैं आज दोपहर अपनी बहन को लेने अकादमी नहीं जाऊंगा, ठीक है? सुकिंगलुओ ने असहाय होकर अपने माथे को सहारा दिया और जियाओ मिंगबाओ को फिर से मनाना शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बहन को उठाओ, मेरी बहन को उठाओ। छोटे राजकुमार ने हंसना बंद कर दिया और विरोध स्वरूप अपने छोटे पैरों पर लात मारी। सुकिंगलुओ ने पलटकर उसके छोटे पैर दबाए। जुबान एयर, बाहर बहुत ठंड है, मुझे ठंड लगने पर दवा पीनी होगी। दवा पीना बहुत कड़वा है,
क्या जुबान एयर दवा पीना चाहती है? मत पियो। जब छोटे राजकुमार को पता चला कि वह दवा ले रहा है तो वह तुरंत लड़खड़ा गया और दुख से अपनी छोटी नाक सिकोड़ने लगा। बड़ी बहन भी जुबान एयर को दवा पीने देने के लिए अनिच्छुक है। सुकिंगलुओ की तेज आंखें चालाकी से चमक उठीं। ठीक है, चलो एक समझौता करते हैं। जब मौसम गर्म होगा और सर्दियों की चमेली खिलेगी तो जुबान एयर मेरी बहन को लेने के लिए अकादमी जाएगी। शीतकालीन चमेली कब खिलेगी? छोटे राजकुमार ने दुख से पूछा। 1 और महीने में ये खिलने में सक्षम हो जाएगा। उस समय नदी के किनारे विलो के पेड़ अंकुरित होंगे और वे हरे भरे और सुंदर होंगे। मेरी बहन जुबान एयर को पानी में खेलने, केकड़े पकड़ने, सीपियां उठाने, लोचेस खोदने के लिए नदी पर ले जाएगी। सुकिंगलुओ मुस्कुराए और छोटे राजकुमार के लिए एक बड़ा केक बनाया। आहा! छोटे राजकुमार की रत्न जैसी आंखें चमक उठीं। जुबान एयर कल से 30 दिन गिनेगा। 30 दिनों के बाद मेरी बहन तुम्हें खेलने के लिए ले जाएगी। सुकिंगलुओ इतनी जोर से हंसी कि वह अपने दांत नहीं देख सकी। इससे पहले आपको आज्ञाकारी बनना होगा, घर पर अपनी बहन का इंतजार करना होगा, बीमार नहीं पड़ना होगा और दवा नहीं लेनी होगी। हाँ, आगे एक सुंदर पाए आ रही थी और इस बार छोटा राजकुमार तुरंत तैयार हो गया। जुबान एयर बहुत प्यारी है। सुकिंगलुओ ने राहत की सांस ली और अपने छोटे गाल को सहलाया। तारांकन 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 तारांकन। वाह वाह! तीनों बड़े कुत्ते अचानक सतर्कतापूर्वक अपने कान खड़े कर घर से बाहर निकले और लगातार भौंकते हुए आंगन से बाहर निकल गए। क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति है? ली जियोए ने पर्दा उठाया और छोटे से आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखा। माँ, घर पर मेहमान हैं। वांग मिंग की ऊंची और स्पष्ट आवाज आंगन के बाहर से आई। क्या सचमुच कोई यहाँ है? मैं जाकर देखता हूँ। ली शियुए ने चिल्लाहट सुनी, पर्दा नीचे किया और आंगन के द्वार पर चला गया। मेरी माँ यहाँ हैं। अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए वांग मिंग ने देखा कि ली जियुए मुख्य कमरे से बाहर आ रहा है और लड़के को छोटे से आंगन में ले जा रहा है। चिकित्सा राजा गुमो कैंगलान वरिष्ठ को अपना सम्मान देते हैं। एक दयालु चेहरे वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को अपनी ओर आते देख युवक ने उसे चमत्कारी डॉक्टर समझ लिया। उसने अपने वस्त्र का किनारा उठाया और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। अरे क्या हो रहा है? ली शियुए का दिल सदमे से कांप उठा और वह 1 मीटर दूर रुक गई, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हे, वांग मिंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। कमीने, अभी भी हंसते हुए, जल्दी से उसे ऊपर खींचो। ली जियुए ने गुस्से से उसे पीटा। ठीक है, उठो, ये चीनी नववर्ष नहीं है और जब तुम घुटने टेकोगे तो तुम्हें नववर्ष का पैसा नहीं मिलेगा। वांग मिंग ने मजाक में हंसते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और लड़के को आसानी से ऊपर खींच लिया। वरिष्ठ, कैंगलान इस बार अपने गुरु के रूप में वरिष्ठ की पूजा करने के लिए यहाँ आया था, कृपया सहमत हों। युवक को सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसने ली शियू को चमत्कारी डॉक्टर समझ लिया और उसका व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। आप किस तरह के शिक्षक की पूजा करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? ली शियू उलझन में पड़ गया और उसने वांग मिंग पर प्रहार किया जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। माँ, यह मैं नहीं हूँ जिसने परेशानी पैदा की है, ये वह है जो सच्चे मन से दिव्य चिकित्सक को अपना गुरु मानता है। वांग मिंग ने अपनी हंसी को दबा लिया और जानबूझकर जीनियस डॉक्टर शब्द पर जोर दिया। चमत्कारी डॉक्टर! ली शियुए का दिल कांप उठा और उसने अवचेतन रूप से इनकार कर दिया। हमारे परिवार में कोई चमत्कारिक डॉक्टर नहीं है, आप गलत जगह आए हैं। युवक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फिर से विनती की, वरिष्ठ, कैंगलैन ईमानदारी से यहाँ आए है, किसी भी परीक्षा को स्वीकार करने को तैयार है, कृपया कैंगलैन को एक मौका दें। वरिष्ठ, तुम बच्चे बहुत होशियार दिखते हो, तुम समझ क्यों नहीं पाते? ली शियुए ने उदास चेहरे के साथ लोगों को भगा दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ और हमारे परिवार में वह चमत्कारी डॉक्टर नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जल्दी से चले जाए। वरिष्ठ, लड़का अब भी दोबारा पूछना चाहता है। भाई मिंग, मेहमानों को विदा करो। ली जियुए अपने हाथों को लहराते हुए चली गई, जैसे उसके पैरों के नीचे एक गर्म पहिया हो, और पलक झपकते ही मुख्य कमरे में प्रवेश कर गई। बहन यू, ये ठीक नहीं है। एक व्यक्ति है जो बाहर से कला सीखने के लिए एक शिक्षक की तलाश कर रहा है। वह एक चमत्कारी डॉक्टर को अपना शिक्षक मानकर उसकी पूजा करने पर जोर देता है। उसने कहा कि चमत्कारी डॉक्टर आप नहीं हो सकती, है न? उसे कैसे पता कि आपके पास चिकित्सा कौशल है? ली शियुए को हमेशा ये चिंता रहती थी कि उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत होशियार है और दूसरे लोग उसकी आलोचना करेंगे और वह अपने चिकित्सा ज्ञान को गुप्त रखेगी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे राजकुमार के साथ हुए व्यवहार के बारे में अपनी माँ को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि यह खबर लीक हो जाएगी और पूरे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जब मुसीबत दरवाजे पर आ गई है तो वह सचमुच घबरा गई है।
माँ, घबराओ मत, उसे अंदर आने दो, मैं उसे बता दूंगी। सू किंगलुओ ने पहले ही युवक के इरादों का अनुमान लगा लिया था। जब उसे लगा कि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसे दरवाजे से दूर रखकर खबर लीक करना आसान होगा। बेहतर होगा कि उसकी पहचान बता दी जाए और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया जाए। बहन यू, क्या आप सचमुच उसे देखना चाहती हैं? ली शियुए में अभी भी संकोच है। सू किंग आश्वस्त था। जुबान, एर कहाँ है? उसे भी देखने दो। ली शियुए ने अपनी नज़र फिर से छोटे राजकुमार की ओर घुमाई। कोई बात नहीं माँ, आपको बस उस आदमी को लाने की ज़रूरत है, वह याओवांग घाटी से है और मैंने जुबान, एर को देखा है। सू किंगलुओ ने ली जियुए का हाथ पकड़ लिया और उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। ठीक है, माँ ने भाई मेंग से उसे अंदर लाने के लिए कहा। ली शियुए हमेशा अपनी बेटी की बात सुनती थी। अब जब सू किंगलुओ ने अपना मन बना लिया था तो उसने और जिद नहीं की और पर्दे के पीछे से बाहर चली गई। तारानकन 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 तारानकन। बहन, मुझे गले लगाओ। छोटे राजकुमार ने आंखें फाड़कर दोनों माताओं की बातें सुनी। याओवांगू शब्द सुनकर उसका छोटा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। ये देखकर कि ली शियुए बाहर चली गई है, वह कांपते हुए रेंगता हुआ आगे बढ़ा और खुद को सू किंगलुओ की बाहों में फेंक दिया। सू किंगलुओ ने कान पर घुटने टेक दिए, उसके कोमल और प्यारे शरीर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और गंभीरता से कहा, जुबान, एर, अच्छा रहो, भाई लैन बाद में आएगा, भाई को बुलाओ, बहन यहाँ है, डरो मत। बहन, जुबान, एर मेडिसिन किंग घाटी में वापस नहीं आएगी। छोटा राजकुमार सावधानी से कुछ छिपा रहा था, इस डर से कि मेडिसिन किंग घाटी के लोग उसे ले जाएंगे। जुबान, एर, डरो मत, मेरी बहन किसी को भी जुबान, एर को ले जाने नहीं देगी। सू किंगलुओ ने एक सांस ली। जाहिर तौर पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि पैर की बीमारी छोटे राजकुमार के दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचाएगी, और जब उसने याओवांगू का जिक्र किया तो वह डर से कांप उठा। बहन, जुबान, एर सीप उठाना चाहती है। छोटा राजकुमार एक छोटे से गेंद की तरह सिकुड़ गया, एक पिल्ले की तरह, और अपनी बहन की गर्दन को सहला रहा था। नदी के किनारे की बर्फ पिघल गई, इसलिए मेरी बहन जुबान, एर को सीपियां चुनने के लिए ले गई। सू किंगलुओ ने उसे प्यार से गले लगाया। उसकी मधुर आवाज में एक जादुई शक्ति थी जिससे लोगों को सहजता महसूस होती थी। केकड़े पकड़ो। छोटे राजकुमार ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, अपनी बहन की गर्दन को सहलाया और धीरे से कुछ कहा। सू किंगलुओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, खैर, मैंने बहुत सारे केकड़े पकड़े। लोच खोदो। छोटे राजकुमार को अच्छी तरह याद था कि कोई भी पीछे नहीं छूटा था। ठीक है, चलो बहुत सारे लोचेस खोदते हैं। सू किंगलुओ ने उसके छोटे शरीर को कसकर गले लगाया, टेढ़ी भौहों के साथ मुस्कुराया। ली शियुए ने युवक को अंदर लाया, कमरे में प्रवेश करने के लिए पर्दा उठाया और एक नज़र में अंतरंग भाई बहनों को देखा। छोटा राजकुमार अपनी बड़ी बहन की गोद में एक नवजात पिल्ले की तरह अतुलनीय विश्वास और निर्भरता के साथ सिमट गया। उसकी बहन की आंखों में लाड़ प्यार सितारों की तरह चमक रहा था, जो उसकी आंखों को रोशन कर रहा था। बहन यू, वह वही है जो आपसे मिलना चाहता है। ली शियुए की आंखें चमक उठीं, उसे गर्माहट और गर्मजोशी महसूस हुई और वह इस तरह के सुंदर दृश्य को परेशान करने के लिए सहन नहीं कर सकी और जल्दबाजी में आए उस युवक से और भी अधिक असंतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। सू किंग मुस्कुराए, माँ, क्या आप मुझे उससे अकेले में बात करने देंगी? सफलता। माँ रसोई में हैं, कुछ काम हो तो बुला लेना। ली शियुए स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ थी और तुरंत पर्दे के पीछे से बाहर चली गई। वह वही बहन है जिसके बारे में छोटे राजकुमार ने कहा था। वह प्रतिभाशाली डॉक्टर जिसने पैर की बीमारी ठीक कर दी। युवक ने मुस्कराते हुए सू किंगलुओ की आंखों में आंखें डालकर देखा। हवा में एक पल के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और उसने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ लीं। जुबान, एर, भाई लैन। सू किंगलुओ को बहुत पहले से इसकी उम्मीद थी। उसने उदासीनता से मुस्कुराया, छोटे राजकुमार को मनाया और उसे लोगों को विनम्रता से बुलाना सिखाया। भाई लैन, नमस्ते। छोटे राजकुमार ने युवक की ओर देखा, बचकानी आवाज में चिल्लाया और अपना सिर वापस सू किंगलुओ की बाहों में रख दिया। जुबान, एर, क्या तुम्हें अभी भी भाई लैन याद है? युवक की उदास आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और उसने अवचेतन रूप से छोटे राजकुमार के पैरों की ओर देखा। उसकी निगाहों के प्रति संवेदनशील होकर छोटे राजकुमार ने अपनी बहन के कपड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जुबान, एर, अच्छा बनो, डरो मत। सू किंगलुओ ने धीरे से उसके छोटे से सिर को सहलाया, जिससे उसे समय पर आराम मिला। कुआं। छोटे राजकुमार की अस्वीकृति से पूरी तरह अवगत होकर युवक थोड़ा शर्मिंदगी दिखाते हुए शर्मा गया। चहचहाओ। खिड़की के बाहर से पक्षियों के मधुर गीत की ध्वनि आई और छोटे किंगफिशर ने समाचार सुना। जंगल से वापस उड़ आया, छत की छत पर उतरा और दीवार के कोने पर खड़ा होकर खुशी से सुनने लगा। ये न, अंदर आओ। सू किंग मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसे बुलाया। चहचहाओ।
छोटे किंगफिशर की चुपके से सुनने की योजना विफल हो गई। वह खिड़की से उड़कर अंदर आया, युवा मालिक के कंधे पर बैठा और उत्सुकता से लड़के को देखने लगा। ये हरा पतंग पक्षी है। जब लड़के ने छोटे किंगफिशर को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। किंग युआन फीनिक्स और बर्ड का वंशज है। उसे फीनिक्स का अल्प रक्त विरासत में मिला है और इसकी उपस्थिति फीनिक्स से काफी मिलती जुलती है। आप किंग युआन हैं। ये बच्चा एक फीनिक्स है, एक पौराणिक जानवर। मूर्ख अज्ञानी लड़का, छोटे किंगफिशर ने घृणा से शिकायत की और उसकी ओर आंखें घुमाईं। क्या तुमने किंग युआन को देखा है? सु किंगलुओ ने उसके छोटे से सिर को शांतिपूर्वक थपथपाया। मेरे पूर्वज यातायात के लिए हरे रंग की पतंग पालते थे, इसलिए मैंने इसे देखा है। एक छोटे से किंगफिशर चिगुओंगो द्वारा तिरस्कृत होने के कारण लड़के के गाल लाल हो गए। चूंकि आप किंग युआन को जानते हैं, तो क्या आपके पास साधना और आध्यात्मिक जड़ें हैं? सु किंगलुओ की आंखें चमक उठीं और उसकी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। कैंगलान अग्नि और लकड़ी की दोहरी विशेषता आध्यात्मिक जड़ें हैं। किसी कारणवश लड़का अपने सामने खड़ी 8 साल की लड़की से काफी डर रहा था और उसके चेहरे पर बहुत सम्मान भरा भाव था। खेती का आधार क्या है? सु किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवक शर्मिंदा था। कैंगलान शर्मिंदा है। उसे बच्ची हुए 10 साल हो गए हैं और यह केवल क्यूई प्रशिक्षण की अवधि है। तुमने पहले ही साधना कर ली है और मैं इसे तुमसे नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारी साधना के कारण तुम मेरे प्रशिक्षु बनने के योग्य नहीं हो। सु किंगलुओ ने एक छोटे वयस्क की तरह अपना चेहरा बनाया, स्पष्ट रूप से बोलते हुए भंडारण की अंगूठी से एक चांदी की सुई निकाली। जबकि छोटा राजकुमार ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी उंगली चुभ हुई और गहरे लाल रक्त की एक बूंद निचोड़ दी। आप आशावादी हैं। उसने रक्त की मालाओं को अपनी उंगलियों पर लटकाया और युवक की अविश्वास भरी आंखों के सामने उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके रक्त में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को अलग कर दिया। जब सारा पृथक्करण पूरा हो गया तो रक्त की माला 2 भागों में विभाजित हो गई। एक चमकदार लाल थी और दूसरी गहरे काले रंग की, जो जैद जैसी सफेद हथेली में लटकी हुई थी, जो चौंकाने वाली थी। युवक का माथा पसीने की महीन बूंदों से ढका हुआ था और उसकी सांस लगभग रुकी हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस व्यक्ति ने जुबान एयर को विषमुक्त किया वह आपका पूर्वज है। उन्होंने आंतरिक अंगों में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वे रक्त में मौजूद विषाक्त पदार्थों को अलग करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्हें सभी विषाक्त पदार्थों को निचले शरीर में निकालने, मेरिडियन को सील करने और अपने पैरों को अक्षम करने की कीमत पर अपने जीवन को बचाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग करना पड़ा। सु किंगलुओ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं सही हूं? युवक आश्वस्त था। लड़की ने जो कहा वह मेरे पूर्वजों की उपचार योजना के पूरी तरह अनुरूप है। इसमें कोई गलती या चूक नहीं है। अब जब तुम समझ गए हो तो वापस जाओ। सु किंगलुओ गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसकी भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और जटिल और कठिन जानकारी की एक बड़ी मात्रा युवक के माथे में घुस गई और उसकी चेतना के समुद्र में उड़ेल दी गई। मैंने तुम्हें रक्त पृथक्करण की कला सिखाई है, तुम इसे स्वयं समझ सकते हो, और जब तुम इसमें निपुण हो जाओ तो पुनः मेरे पास आना। आपके उदार शिक्षण के लिए धन्यवाद, कैंगलान ने अलविदा कहा, और जब तक आप अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेते मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। युवक का दिमाग उत्कृष्ट और स्पष्ट है और वह जानता है कि सु किंगलुओ के गुप्त कौशल का उपहार इसलिए है क्योंकि वह उसे महत्व देता है। लेकिन तथ्य यह है कि जैसा कि उसने कहा, वह वर्तमान में साधना में कम है, उसके चिकित्सा कौशल का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अब उसे परेशान नहीं करेगा और एक दिन जब वह साधना में सफल हो जाएगा तो वह अपना रिश्ता जारी रखेगा। सु किंगलुओ उसके उत्तम हृदय से बहुत संतुष्ट था। उसने छोटे राजकुमार का कोमल हाथ थाम लिया और उसे मुस्कुराते हुए विदाई शिष्टाचार सिखाया। जुबान एयर, अच्छा बनो, भाई लैन को अलविदा कहो। भाई लैन, अलविदा। जब छोटे राजकुमार ने सुना कि लड़का जाने वाला है तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं और वह बचकानी आवाज में चिल्लाया और खुशी खुशी अपनी बहन की बाहों में सिमट गया। अलविदा जुबान एयर, भाई लैन तुम्हारा खुश मुस्कुराता चेहरा देखकर बहुत खुश है। युवक की मानसिक स्थिति बहुत जटिल थी। वह छोटे राजकुमार के सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी अस्वीकृति के बारे में सोचा तो उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया। भाई मिंग, मेहमानों को विदा करो। युवक ने जल्दबाजी में बीच में टोककर बहुत समय बर्बाद कर दिया। सु किंगलुओ ने हल्की सांस छोड़ते हुए सोचा कि दोपहर में उसकी क्लास होगी। आ रहा। वांग मिंग दरवाजे पर पहरा दे रहा था और जब उसने छोटे मालिक को उसे बुलाते हुए सुना तो उसने पर्दा उठाया और मुस्कुराते हुए कमरे में देखा। विदाई। युवक शर्मा गया। उसकी चंचल निगाहों से नजरें मिलाईं, सम्मानपूर्वक सलाम किया, मुड़ा और अजीब तरीके से चला गया। जाओ, मैं तुम्हें नाव तक ले चलूंगा। उसे बाहर आते देख वांग मिंग ने मुस्कुराकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। युवक ने तुरंत मना कर दिया। छोटे भाई, परेशान मत हो, कैंगलान रास्ता जानता है। आप तो दूर से आए मेहमान हैं, अकेले कैसे जा सकते हैं?
वांग मिंग बातचीत का विवरण जानना चाहता था, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपना हाथ खींचकर चला गया। अरे छोटे भाई, धीरे चलो। उसके जोरदार प्रहार के कारण लड़का लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। मैं जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। छोटे किंगफिशर को नया मजा आया और वह एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह सका। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर निकलकर उन दोनों के ऊपर मंडराता रहा। माँ, चलो खाना खाते हैं, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी।